हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का हमारा सेशन प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम हीट ट्रांसफर को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज हम मेजरली बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, मतलब हीट से हुई एक्सपेंशन के बारे में। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में ये एक्सपेंशन कैसे वर्क करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्मल मीन्स हीट, तो हम यहाँ से हीट से एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि जब भी कोई सब्सटेंस हीट होगा तो वो एक्सपैंड होगा, और जब हम उसको कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। राइट, सो दिस इज व्हाट एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव्ड एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। अब अगर हम एक एक को उठाएं तो सबसे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, मतलब जैसे कि एक पत्थर ले लो तो उसकी एक डेफिनेट शेप है, राइट। एक मतलब एक ऐसा है, मतलब एक डेफिनेट शेप है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, राइट। अब जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं, तो अब मेरे पास एक पत्थर है यहाँ पर, जब मैं इसको हीट करूंगी तो हीटिंग से ना ये हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा, राइट। तो क्योंकि ये हर डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है तो बेसिकली इसमें लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, इसमें एरिया भी इंक्रीज हो रहा है और इसमें इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के इंक्रीज को हम कुछ नाम देते हैं। जैसे लेंथ का जब इंक्रीज होता है दैट इज द लीनियर एक्सपेंशन, एरिया का जब इंक्रीज होता है दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन, राइट। तो बेसिकली लेंथ, एरिया, वॉल्यूम सब कुछ इंक्रीज होता है जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं। अब बात यह है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर एक सॉलिड जो है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, पढ़ा है क्यों, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। लेकिन जब हम इनको हीट करते हैं और साथ में ही ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होता रहता है, मतलब दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। बस फर्क इतना है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही मीन पोजिशन के अराउंड ऐसे 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 वाइब्रेट करते रहते हैं। अब जब हम हीट करते हैं एक सॉलिड को तो इनके ये जो दो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच की जो अट्रैक्शन है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी क्या होती है, ये दोनों थोड़े से दूर होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती है कि ये बहुत दूर दूर चले जाएं, बिल्कुल थोड़ी सी। तो ये अपनी ही मीन पोजिशन के अराउंड अब वाइब्रेट करने लगते हैं, और वो भी ज्यादा विगरसली, राइट। तो इसकी वजह से अब क्योंकि ये थोड़ा सा दूर हुए हैं, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से सॉलिड जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। अब मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है, मैंने इन 4 मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो अभी तो इनमें काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिली हैं। जब मैं इनको हीट करूंगी तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये थोड़ी वीक होंगी, और अब ये इतना स्पेस कवर करेंगी। तो बेसिकली पहले ये इतनी जगह पर था, अब ये इतनी जगह पर हो गया। तो इसने क्या किया है, ये बेसिकली एक्सपैंड किया है, राइट। तो एक्सपेंशन समझ आया। तो सॉलिड्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हर मॉलिक्यूल की, तो वो अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड काफी विगरसली वो मूव कर रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं, और अब इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अब ये हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा, तो इसमें लीनियर एक्सपेंशन भी होगी, इसमें
एरिया वाइज, दैट सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी होगी और इसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन भी होगी। तो इतनी बात समझ आई। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली अगेन हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को लेके, तो उसमें हमने क्या किया है, हमने ये एक स्टैंड लिया है। इस स्टैंड में हमने बीच में एक रिंग लगाया है ये, और इस रिंग से पास करते हुए इस चेन के साथ इस मेटल बॉल को टाई कर दिया है। ठीक है, तो हमने इसको आराम से इस रिंग के अंदर से इस मेटल बॉल को निकाल के हम दूसरी साइड ले आए। तो जब हमने हीट नहीं किया था तो ये बहुत आसानी से इस रिंग से पास हो गया। लेकिन अब जब हम इस मेटल बॉल को हीट कर देंगे तो क्या होगा, तो आफ्टर हीटिंग द बॉल डज नॉट पास थ्रू द रिंग। तो अब जब हमने हीट कर दिया और अब आप इसको वापस ले जाने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि एक जगह पर आके ना ये फंस जाएगा, मतलब ये बहुत इजीली मूव नहीं कर पाएगा, निकल नहीं पाएगा। सो व्हाई, बिकॉज व्हेन वी हीटेड दिस सॉलिड तो ये एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन हुई एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड अ बिट इन साइज, और अब वो उस रिंग से पास नहीं हो रहा है जिससे पहले आसानी से पास हो जा रहा था। सिंपल बात समझ आ गई। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट है जो हम कर सकते हैं। द ऑल वी नीड इज जो हमें मटेरियल चाहिए वो सही होना चाहिए और वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लैब्स में ज़रूर मिलती हैं। अब नेक्स्ट है वैसा ही एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक ऐसा गॉज लेंगे, उसके पास एक हैंडल है और एक बार ले लेंगे। ठीक है, तो पहले जब हम हीट किए बिना इस बार को इस गॉज के अंदर डालेंगे तो ये आसानी से इस गॉज के अंदर ना, जैसे ये क्या है, गॉज है और ये बार है, तो ये आसानी से इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बार को हीट कर देंगे। तो पहले जो ऐसे फिट हो रहा था ना, अब ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा और जब हम इसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो अब ये फिट नहीं होगा और अब ये एक जगह पर आके अटक जाएगा। It will not move further inside or into the gauge, right? So after heating, the bar did not fit into the gauge. So this is what happened. यहाँ पर हो गई है अब thermal expansion. क्या हुई है, यहाँ पर हुई है thermal expansion. Is that right? ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने एक नॉर्मल थर्मल एक्सपेंशन की बात की कि थर्मली सॉलिड्स कैसे एक्सपैंड होते हैं। अब क्योंकि हमने देखा है कि सॉलिड्स 3 तरह से एक्सपैंड होते हैं, लेंथ में, एरिया में और टोटल वॉल्यूम में, राइट? तो वी विल नाउ स्टार्ट विद द लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। नाउ कमिंग ऑन टू द लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो लीनियर एक्सपेंशन मतलब हम लेंथ के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ लेंथ की एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो जब भी एक सॉलिड एक रॉड की फॉर्म में है, मान लो एक ऐसी रॉड है, राइट? तो जब भी एक सॉलिड किसी रॉड की फॉर्म में होगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगी लीनियर एक्सपेंशन। सो व्हेन अ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ अ रॉड इज हीटेड, ओनली थर्मल एक्सपेंशन इज इफेक्टिव। सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन ही होगी, उसमें एरिया और वॉल्यूम वाली एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, राइट? सो ओनली लेंथ और I can write linear thermal expansion is effective। तो अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक सॉलिड में लीनियर एक्सपेंशन कैसे होगी, ठीक है, कितनी होगी? तो वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर। पहली चीज कि ओरिजिनल लेंथ रॉड की क्या है, कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। दूसरा, कितना टेम्परेचर हमने ज्यादा दिया है, ठीक है। तीसरा, मटेरियल क्या है रॉड का, राइट? तो जैसे ये रॉड है, ये कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कितना हाई टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे हम इसको हीट कर रहे हैं, या फिर इस रॉड का मटेरियल क्या है। तो उस सब पे डिपेंड करेगा क्या, उस सब पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा, राइट? द नेक्स्ट वन इज द डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। अब मान लो मेरे पास 2 रॉड्स हैं, दिस इज रॉड ए एंड दिस इज रॉड बी, ठीक है। अब मैंने दोनों को सेम टेम्परेचर पर हीट किया है, ठीक है। तो मैंने जो टेम्परेचर दिया है वो दोनों का सेम है,
दोनों को हीट किया है। जब हम ओरिजिनल लेंथ पहले हम मेजर कर लेंगे, उसके बाद जब हम इनकी फाइनल लेंथ को मेजर करेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि दोनों रॉड्स में से जो लंबी वाली रॉड थी, दैट इज रॉड बी, वो ज्यादा एक्सपैंड होगी एज कंपेयर टू द रॉड ए। वाई? मोर द लेंथ ऑफ द रॉड, लॉन्गर द रॉड, greater will be the increase in its length, right? Now the next one is the dependence on the increase in temperature. अब मान लो कि दो रॉड्स ली, रॉड ए एंड रॉड बी, दोनों की लेंथ सेम है, राइट? सो दोनों की यहाँ पर लेंथ सेम है, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग टेम्परेचर दिया, ठीक है? तो रॉड ए को जो टेम्परेचर दिया इट वॉज मोर, और रॉड बी को जो टेम्परेचर दिया इट वाज लेस, ठीक है? तो इसको हमने मोर हीट दी है और इसको हमने लेस हीट दी है। क्लियर? तो कौन सा रॉड है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा लेंथ में, किसमें लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगी? तो उस रॉड में जिसमें आपने टेम्परेचर ज्यादा दिया है। सो मोर द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड, ग्रेटर इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा उसकी लेंथ में इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे? अब हम डिपेंडेंस दिखाएंगे ऑन द मटेरियल, कौन से मटेरियल पर है। तो मान लो मेरे पास दो रॉड्स हैं, पहली रॉड जो है, ठीक है, तो से दिस रॉड इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, राइट? तो हमने क्या देखा कि लेंथ हमने सेम ली है, राइट? हम यहाँ पर सेम टेम्परेचर देंगे, लेकिन जब हम, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है, तो जब दोनों को सेम लेंथ सेम टेम्परेचर दिया जाएगा, तो बाद में हम इनमें जब ऑब्जर्वेशन होगी एक्सपेरिमेंटली जब हम देखेंगे, तो वी विल फाइंड आउट कि कॉपर जो है ना वो ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, कॉपर की रॉड में ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिली है एज कंपेयर्ड टू आयरन। करेक्ट? वाई? बिकॉज हर मटीरियल का एक्सपेंशन का अपना अपना अलग अलग तरह से वो एक्सपैंड होती हैं। कई मटेरियल ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं, कुछ मटेरियल जो है वो कम एक्सपैंड होते हैं। तो अगर इन दोनों में हम देखें तो कॉपर विल इंक्रीज इन लेंथ 3/2 टाइम्स, तो मतलब 3/2 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज इन लेंथ देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू आयरन। मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होगा यहाँ पर लेंथ में। किसकी लेंथ में? कॉपर की लेंथ में एज कंपेयर टू आयरन, right? So this is how this linear expansion depends on the length, the temperature and also the material of the rod. So I hope this is clear. किसी को कोई डाउट हो तो you know where to come, ask it on ask question section, or you can put your doubts, you can come with your doubts to LearnoHub Swayam class. Okay, so I hope this is clear. So let us move ahead. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे. So let us now talk about the how much linearly a solid expands. ठीक है? So initially we took a rod जिसकी length थी say L0. ठीक है? तो जब वो एक रूम टेम्परेचर पर या फिर वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर था, तो the length of the rod at 0 degree, we will consider it at 0 degree, right? तो it was L0, right? So this is basically the initial length of the rod. करेक्ट? अब उसके बाद जब हमने इसको T डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, ठीक है, कितना? T डिग्री सेल्सियस, देन द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड केम आउट टू बी LT. कितना हुआ? LT. करेक्ट? तो अगर हमें चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड निकालना है तो हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली राइट फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. ठीक है? तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा कि कितनी हीट करने के बाद लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है उस रॉड की. सो इट विल बी LT माइनस L0. अब हमें ना एक छोटी सी चीज़ पता है, जो हमने अभी 3 डिपेंडेंसीज हमने पढ़ी हैं, उसमें से हमें ये पता है कि 2 चीज़ें हैं, दैट इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड एंड ऑल्सो द टेम्परेचर. इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितना इंक्रीज होगा लेंथ में, राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज LT माइनस L0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0T. करेक्ट? लेकिन अगर हमें ये दिस रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी,
ठीक है। सो एल टी माइनस एल नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट टी, राइट। अब अगर हमें बीच से ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो वी विल राइट इक्वल टू अल्फा एल नॉट टी। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। तो यही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर टॉप पे लिखी है। तो ये जो अल्फा की वैल्यू होती है, ये जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसे हम बुलाते हैं, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है दैट इज डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। बात समझ आई? ओके। तो अब हम कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं, जैसे कि देर आर सम सॉलिड्स जिनमें एक्सपेंशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। फर्स्ट इज एनवार विच इज एन एलॉय डज नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ठीक है। तो ये एलॉय है जिससे पेंडुलम क्लॉक्स बनी होती हैं। तो ये जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं ये इस एलॉय से बनी होती हैं, दे डू नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो इस चीज में तो ये जो पेंडुलम है इस क्लॉक का, इट विदाउट एक्सपेंशन इट गोज ऑन डूइंग इट्स वर्क वेरी इजीली, स्मूथली, और बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सालों साल करेगा, राइट। द नेक्स्ट इज पायरिक्स ग्लास। तो ये पायरिक्स ग्लासेस यूजुअली हम किचन वेयर में भी यूज करते हैं। तो दे एक्सपेंड्स निग्लिजिबली ऑन हीटिंग, सो अगेन देयर थर्मल एक्सपेंशन इज निग्लिजिबल। Now there are some experiments or activities that we can do. The first is to show the linear expansion. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही एक मेटल रॉड लेंगे, उसका एक एंड ऐसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे और दूसरे एंड को इस पॉइंटर के साथ लगा देंगे, और पॉइंटर के ऊपर ना हम पॉइंटर को हम बेसिकली स्केल के साथ वो मूव करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब मेटल रॉड को हम हीट नहीं कर रहे थे तो पॉइंटर ना एक जगह पर फिक्स था, लेकिन अब जैसे जैसे अब हम मेटल रॉड को बीच से हीट करना शुरू करेंगे तो क्योंकि हीटिंग होगी यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होगी, थर्मली ये एक्सपैंड करेगी मेटल रॉड, और जब ये मेटल रॉड थर्मली एक्सपैंड करेगी तो ये इस पॉइंटर को नीचे की तरफ पुश करेगी, और जब ये नीचे को पुश होगा तो यहाँ से ये पॉइंटर जो है अब ये ऊपर की तरफ मूव होगा। तो हम स्केल में देखेंगे कि रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है, अब पॉइंटर ऊपर वाली रीडिंग्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट। वेरी गुड एक्टिविटी। द नेक्स्ट वन इज टू शो बेंडिंग ऑफ बायमेटेलिक स्ट्रिप। मतलब हमें एक ऐसी स्ट्रिप लेनी है जिसमें हम दो मेटल्स का यूज करें। कहीं कहीं पर ना वर्ड भी देखोगे जहां पर कॉम्पोजिट स्ट्रिप्स लिखा होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स द सेम थिंग। तो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रिप जो दो मेटल से मिलकर बनी है। तो यहां पर हमने लिए हैं एक ब्रास और एक हमने लिया है आयरन। तो हमने क्या किया, एक ब्रास लगाया, एक आयरन लगाया, राइट। अब दोनों को हमने साथ में अटैच किया है। अब हम क्या करेंगे, अब सेंटर से इसको हीट करना शुरू कर देंगे। तो इनिशियली तो ये रॉड बिल्कुल सीधी थी, लेकिन अब जब हम इसको हीट करेंगे तो क्योंकि ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड होता है एज कंपेयर टू आयरन, तो ब्रास का जो अल्फा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू coefficient of linear expansion is more as compared to this iron, right? तो उसमें क्या होगा, तो ये जो ब्रास है ये एक्सपैंड करने लगेगा ज़्यादा, और ये जो रॉड है जो इनिशियली स्ट्रेट थी अब वो ऐसे एक कर्व्ड पोजिशन में आ जाएगी। Is that clear? Okay. So next is superficial expansion in solids. So when we talk about superficial expansion, we are talking about the expansion in area. तो मेटल प्लेट, जैसे आप मेटल की एक प्लेट ले लो, जब आप उसको हीट करोगे तो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, दोनों ही चीज़ें इंक्रीज होंगी। सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एरिया। और ये ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगेन देयर आर 3 फैक्टर्स जिसके ऊपर सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज इनिशियल एरिया क्या था प्लेट का, जैसे वहां पर इनिशियल लेंथ क्या थी तो यहाँ पर इनिशियल एरिया क्या है। दूसरा कितना टेम्परेचर है, वहां पर भी वही था। और तीसरा मटेरियल क्या है उस प्लेट का, तो वहां भी वही था। बस फर्क ये है वहां पर लेंथ था और यहाँ पर एरिया है, क्योंकि वहां पर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट ऑल दीज लिटिल इन डिटेल। तो सॉरी,
द फर्स्ट वन इज द इनिशियल एरिया। तो जब प्लेट एक्सपैंड हो रही है तो इनिशियली उस प्लेट का क्या एरिया था, जिसे हम इनिशियल एरिया को हम ए नॉट से डिनोट करते हैं, और जब ये एरिया चेंज होता है सो वी कॉल इट फाइनल एरिया एंड दैट इज डिनोटेड बाय AT। सो वी से दैट कि हमने T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो हमारा फाइनल एरिया ये आया, right? So what is the change in area? So it is AT minus A naught, right? दूसरा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, राइट? तो हमने कितना टेम्परेचर दिया है, कितना इंक्रीज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिला है, तो दैट इज T, टेम्परेचर पर वो डिपेंड कर रहा है। एंड थर्ड इज द मटेरियल। अब कौन सा मटेरियल हमने लिया है, वही बात है कि हर मटेरियल अलग अलग तरह से एक्सपैंड करता है, राइट? और वही बात कि जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होगा। सो दीज फैक्टर्स आर सेम एज वी डिस्कस्ड इन द लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो अगर कोई डाउट होता है आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर सेशन विद लर्नो हब स्वयं। So now again a formula for superficial expansion of solids. So we know that AT is the final area of expansion, ठीक है, जितना एक्सपैंड हुआ है। A नॉट इज द इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट, राइट? सो एरिया ऑफ द प्लेट एट 0 डिग्री एंड एरिया ऑफ द प्लेट एट T डिग्री सेल्सियस। तो we know that this superficial expansion it depends on A naught and it also depends on T. So basically AT minus A naught, that is change in area, is directly proportional to A naught and T, राइट? तो यहां पर भी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? सो अगर हमें बीच से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना है सो वी विल राइट इक्वल टू एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज बीटा। लीनियर एक्सपेंशन की बारी में था अल्फा, यहां पर है बीटा A नॉट T, राइट? सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और ये जो वही बात जैसे लीनियर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो बीटा की वैल्यू है इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द कमिंग अप नेक्स्ट इज द क्यूबिकल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो क्यूबिकल मतलब पूरा का पूरा क्यूब। क्यूब का क्या क्या होता है, क्यूब का लेंथ भी होता है, क्यूब की ब्रेड्थ भी होती है और क्यूब का थिकनेस भी होता है। तो यहाँ पर हम मेटल प्लेट की जगह हम सॉलिड भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट एक्सपैंड्स इन ऑल द डायरेक्शंस, जो कि हमने इनिशियली पढ़ा था। यही पढ़ा था ना जब हम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड एक्सपैंड करता है तो सॉलिड हर एक डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। तो बेसिकली ड्यूरिंग क्यूबिकल एक्सपेंशन अ सॉलिड एक्सपैंड्स इन all directions. Is that clear? तो बेसिकली लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेड्थ भी बढ़ेगी और थिकनेस भी बढ़ेगी। तो वॉल्यूम पूरा का पूरा सॉलिड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो अगेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वही 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज इनिशियल वॉल्यूम क्या है, दैट इज हम V नॉट की बात कर रहे हैं, राइट? दूसरा, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, हम T की बात कर रहे हैं। तीसरा, कि जो सॉलिड हमारे पास है उसका मटेरियल क्या है। इज दैट करेक्ट? तो वही है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ज्यादा एक्सपेंशन, जितना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर उतना ज्यादा एक्सपेंशन, और मटेरियल जितना ज्यादा एक्सपेंड करने वाला मटेरियल उतना ज्यादा एक्सपेंशन, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल कि वो कितना एक्सपैंड करता है। अब अगेन वही फॉर्मूला हमारा प्यारा सा, तो इट इज अगेन द सेम। तो वी हैव इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज V नॉट, एट T डिग्री सेल्सियस इज VT, एंड दिस VT minus V naught is the change in the volume, right? And it is directly proportional to the initial volume and the temperature. So VT minus V naught now equal to, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं गामा V naught T, ठीक है? तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दैट इज गामा। क्या पढ़ेंगे हम इसको? वी विल से गामा, ठीक है? सो दिस वॉज अल्फा, दिस वॉज बीटा एंड दिस इज गामा,
राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं अल्फा, बीटा और गामा के बीच के रिलेशनशिप की। सो नाउ इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट बाय द साइंटिस्ट कि अल्फा, बीटा और गामा के बीच में कुछ रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज दिस: alpha is to beta is to gamma is equal to 1:2:3. So beta and alpha are like, beta is twice of alpha and gamma is thrice of alpha, right? So this is how this relation has been found. ठीक है, ये experimentally this has been proved. So we do not need to prove it in this class. We will prove it further in our higher classes. Okay, so I hope this is clear. So now we'll be taking up a very interesting part and very important part also, that is applications of thermal expansion of solids in daily life. ठीक है, तो यही कुछ experiments हमने already एप्लीकेशंस हमने ऑलरेडी क्लास 7 में भी पढ़ी हैं, तो उन्हीं में कुछ और चीजें ऐड करते हुए इसको आज खत्म करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। So taking a look at the first application. So the first of all, it is the construction of a bridge. तो जब भी ना ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो ऐसा होता है कि एक तरफ आप ये समझ लो कि एक साइड ये है और एक साइड ये है, ठीक है, वॉल्स हैं दोनों तरफ, राइट। अब दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी। तो साइड ए को जब, क्योंकि ब्रिजेस जो हैं वो मेटल के बने होते हैं, ठीक है, बेसिकली ब्रिजेस जो हैं वो स्टील के बने होते हैं, राइट। तो ये स्टील के गर्डल्स बने होते हैं। सो वन साइड ऑफ द स्टील गर्डल इज फिक्स्ड to one side of the concrete, whereas on the other side they are put on rollers. मतलब ये वाली जो साइड है it is not fixed, ये रोलर्स पे होती है। क्यों? देखो, एक साइड बिल्कुल फिक्स्ड है। अब क्या होगा कि जब समर्स आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, ये सॉलिड है, सॉलिड तो एक्सपैंड करेगा। अगर आप इनको दोनों ही साइड पर अगर आप फिक्स कर देते हो तो यहाँ पर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारी कंक्रीट को भी ये ब्रेक कर सकती है, मतलब एक्सपेंशन होगी लेकिन वो हमारी कंक्रीट को ब्रेक कर देगी, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के इनको रोलर्स पे डाल देते हैं कि जब एक्सपेंशन हो तो रोलर्स जो हैं इनकी लेंथ को एडजस्ट कर दें। फिर क्या होगा, फिर विंटर्स आएंगे, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो रोलर्स ही हैं जो इनकी लेंथ को एडजस्ट करते हैं और ब्रिजेस जो हैं वो सालों साल चलते हैं, करेक्ट। सेकेंड वन इज द रेल ट्रैक्स। तो रेल ट्रैक्स को अगर आप देखो ना तो ऐसे वुडन या कॉन्क्रीट प्लैंक्स पे ना रेल के ट्रैक्स लगाए जाते हैं। अगेन दे आर मेड अप ऑफ स्टील। तो होता क्या है कि एक लंबी सी रेल तो एक साथ, एक स्टील तो हम लगा नहीं देंगे 1-2 किलोमीटर की, राइट। 1-2 किलोमीटर चलो फिर भी कम हुआ, ऐसा तो नहीं 500 किलोमीटर्स की लगाएंगे। तो छोटे छोटे जो रेल की ट्रैक्स हैं, रेल्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। तो इनके बीच में ना यहाँ पर गैप छोड़ते हैं, जैसे ये है, राइट। और इनको ये फिश प्लेट की हेल्प से इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में रखते हैं। तो होता क्या है कि ये जो दो रेल्स हैं इनके बीच में थोड़ा गैप होता है। अब क्या होता है कि समर्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ पर दोनों ही स्टील की प्लेट्स जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं। तो एक्सपैंड करने के लिए ना इनके पास ये गैप होता है, तो इस गैप में ये आराम से एक्सपैंड करती हैं। जब विंटर्स आती हैं तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो अगेन व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा स्पेस बीच में बच जाता है। अगर मान लो समर्स में ये एक्सपैंड हो गई, बीच में गैप था ही नहीं, ऐसी दो प्लेट्स हैं, राइट। अब बीच में गैप था ही नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगी और जब ट्रेन आएगी और इनके ऊपर से जाएगी तो ट्रेन का डीरेल होने का खतरा होता है। इसीलिए दो रेल्स के बीच में गैप छोड़ा जाता है, करेक्ट, समझ आ गया। ओके, द नेक्स्ट इज रिवेटिंग। तो द रिवेटिंग क्या होता है, मतलब एक तरह से स्क्रू समझ लो। तो जब भी ना हमें दो आयरन प्लेट्स को एक दूसरे के साथ फिक्स करना होता है, ठीक है, तो ये है एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट है। जब हमें इनको एक दूसरे के साथ फिक्स करना होता है तो हम इनको ऐसे कुछ ऐसे रखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब इन दोनों को फिक्स करने के लिए ना हम स्क्रू का यूज ना करके हम एक आयरन पीस का ही यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों ही प्लेट्स में होल ड्रिल करेंगे, उसके बाद जो बीच में ये रिवेट जो हमने बनाना है बेसिकली, तो इस आयरन पीस को ना हम रेड हॉट करेंगे और इसको इन दोनों होल से पास करा देंगे। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेड हॉट रिवेट को इंसर्ट कर दिया।
अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब जब ये रेड हॉट है तभी हम इसकी हैमरिंग करेंगे, इसको जोर जोर से हैमर से एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी मारेंगे तो ये रिविट्स के एक तरह से हेड्स बन जाएंगे कुछ ऐसे। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये रिविट कूल डाउन होना शुरू होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा इन्हीं होल्स में। एंड सिंस यहाँ पर हेड्स बन गए थे तो अब क्योंकि तब वो रेड हॉट था तो ये हेड्स बन गए थे, तो अब इनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली ये इस रिविट को इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही फिक्स करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये रिविट इन दोनों के साइड पर ही फिक्स हो जाएगा। राइट, तो कूलिंग पर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिविट जो है वो उसने दोनों ही आयरन प्लेट्स को ऐसे फिक्स कर दिया। करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक केबल्स एंड टेलीफोन वायर्स। तो आपने देखा होगा ना कि दो पोल लगे होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स या टेलीफोन की वायर्स होती है, तो ये जो पोल लगे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में ना जब भी वायर होती है तो वो ऐसे ऐसे स्ट्रेट नहीं आती है, मतलब कि वायर ऐसे नहीं होती है, वायर हमेशा ऐसे होती है। व्हाई इज दैट? क्योंकि होता क्या है कि जब समर्स आती है ना तो ये जो वायर्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वायर्स एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लगा दोगे तो क्या होगा, तो ये समर्स में तो ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, राइट, लेकिन हो सकता है विंटर्स में टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाए तो ये वापस इस पोजीशन पर आने के बदले ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ये बीच से ब्रेक हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी है कि जब हम इनको लगाएंगे इन वायर्स, जब हम इन तारों को लगाएंगे ना, सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हाउ मच दे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। अगर मान लो कि ये दो पोल्स हैं, इनके बीच में आपने वायर को समर्स में ऐसे लगा दिया, अब क्या होगा, मतलब आपने विंटर्स में ऐसे लगा दिया, अब क्या होगा, जब समर्स आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये और एक्सपैंड होंगी एंड दे विल ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड, सो दैट इज अगेन डेंजरस। तो इनको इस तरीके से लगाया जाता है कि जब इनमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो इस मटेरियल में तो वो ना ही टूटें और ना ही वो ग्राउंड को टच करें। इज दैट क्लियर? सो आई होप ये समझ आ गया है। अब नेक्स्ट इज फिटिंग ऑफ स्टील रिम इनटू द हॉर्स कार्ट। तो होता क्या है कि स्टील रिम बाहर की तरफ होता है और बीच में ना ये वुडन रिंग होता है एक हॉर्स कार्ट में। अब जिस साइज का वुडन रिंग होता है ना, हम एग्जैक्टली उसी के एकदम फिट वाला स्टील रिम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम अगर एकदम फिटिंग वाला बनाया तो डालेंगे कैसे? बहुत सही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस स्टील रिम को हीट करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो ये क्या होगा, ओवर द सर्कमफ्रेंस, मतलब पूरे के पूरे गोले को, रिम को एक तरह से हीट करेंगे एंड नाउ इट विल एक्सपैंड। जैसे ही जब ये एक्सपैंड हो जाएगा तो हम इसको वुडन व्हील के अराउंड ऐसे लगा देंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा और ये एकदम फिट हो जाएगा इनटू द वुडन व्हील। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ग्लासवेयर दैट इज यूज्ड इन किचन। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं किचन में। वाई? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को हम गर्म करते हैं, माइक्रोवेव में डालते हैं, कुछ को तो हम डायरेक्टली गैस पे भी रख देते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली सब्जेक्टेड टू हीट। तो जब हम इनको गर्म करेंगे ना, तो इनको गर्म करने से क्या होगा कि दे विल एक्सपैंड, थर्मल एक्सपेंशन हमें इनमें देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्मली ये एक्सपैंड होते रहेंगे। जब ये थर्मली एक्सपैंड होंगे तो उससे क्या होगा, थर्मली एक्सपैंड होने की वजह से अब इनके टूटने का खतरा है कि ये, मतलब जब हमने हीट किया तो ये क्रैक ना हो जाए। तो इसीलिए हम पायरेक्स का यूज़ करते हैं जिसमें यही जो कोफिशिएंट होता है थर्मल एक्सपेंशन का वो बहुत कम होता है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड हो ही नहीं पाता है ये मटेरियल या ये सॉलिड। नेक्स्ट हमने पेंडुलम क्लॉक के बारे में भी पढ़ा था कि जो पेंडुलम क्लॉक है उसमें हम इनवार का यूज़ करते हैं। दिस हैज़ अगेन अ वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। अब देखो, पेंडुलम का क्या काम है, टाइम को बिल्कुल सही ढंग से चलाना। तो अगर हम इसमें कुछ ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो समर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है या विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उससे क्या खतरा है कि समर्स में और विंटर्स में ना हमारी घड़ी जो है समर्स में अलग चलेगी, विंटर्स में अलग चलेगी, तो हमारा टाइम जो है वो हमेशा गड़बड़ ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसमें कुछ ऐसा मटीरियल यूज करते हैं जिसका थर्मल एक्सपेंशन
जिसका थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लो, राइट। नेक्स्ट इज लूजनिंग अ ग्लास टॉपर और अ मेटल स्क्रू कैप। तो कई बार क्या होता है ना कि जब भी हम कोई ऐसे मेटल की, ये तो मेटल की नहीं है बट ऐसे ही कोई मेटल की कैप या फिर कोई ग्लास का स्टॉपर हम लगा देते हैं ना, और वो कई बार इसमें ना इतना माउथ में इतना फिक्स हो जाता है ना कि वो बाहर नहीं निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम इसकी नेक को हीट करेंगे, ठीक है। कंटेनर की नेक को हम हीट करेंगे तो नेक जो है वो एक्सपैंड होगी और फिर ये जो कैप है इसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। करेक्ट, सिंपल, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशंस। द लास्ट वन इज क्रैकिंग ऑफ अ थिक ग्लास टम्बलर। तो कई बार होता है ना कि एक बड़ा सा ग्लास का टम्बलर है, जैसे ही आपने उसमें गरम गरम चाय डाली वैसे ही ना वो एकदम से क्रैक हो गया। तो हुआ क्या कि वो एक नॉर्मल से टेम्परेचर पर था, या हो सकता है कि वो बड़े ही ठंडे से टेम्परेचर पर हो। अब जैसे ही आपने उसमें चाय डाली तो अंदर का जो एरिया था, मतलब कप के जो अंदर वाला पोर्शन था ना, वो तो गर्म हो गया, वो थर्मली एक्सपैंड हो गया, लेकिन बाहर वाले को तो हमने हीट दी ही नहीं है, तो जो बाहर वाला पोर्शन है वो एक्सपैंड हो नहीं पाया। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए वो जो ग्लास का टम्बलर है वो क्रैक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है, बात समझ आ गई। तो इसको अगर इससे नहीं तो एक हॉट कप ऑफ टी से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जैसे ही गर्म चाय डालोगे तो अंदर का पोर्शन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा और जो बाहर का पोर्शन है वो एक्सपैंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर हमने टेम्परेचर हीट दिया ही नहीं है, right? So this is why this cracks. So I hope the applications of thermal expansion of solids are clear to you. Now coming on to the thermal expansion in liquids. तो liquids भी expand करते हैं solids की तरह. Even we can say that equal expands much more than solids, right? तो जब हम liquids को expand करते हैं तो वो solid से भी ज़्यादा, heat करते हैं तो वो solid से भी ज़्यादा expand होते हैं। तो liquids का ना कोई एक definite shape तो होता नहीं है, they take the shape of the container, but they have a डेफिनेट वॉल्यूम। तो इनमें हमें देखने को मिलती है क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसमें ना वाटर थोड़ा एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। सो बेसिकली दिस इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वेयर जब हम पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं उस टाइम पर वाटर एक्सपैंड नहीं होता है, वाटर होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जब 4 डिग्री से ज़्यादा हम पानी को हीट करते हैं तब वहाँ पर हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सो दिस इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ कमिंग ऑन टू एक्टिविटी कि हमें कैसे पता चलेगा कि सच में लिक्विड्स एक्सपैंड होते हैं। तो हम एक छोटा सा सेटअप करेंगे जिसमें हम एक जार लेंगे, ठीक है, एक बॉटल लेंगे और बॉटल में ना हम पानी डालेंगे, पानी में हम कुछ इंक की ड्रॉप्स डाल देंगे। अब क्या होगा, अब हम इसमें पानी डालेंगे, एक कॉर्क डालेंगे, काफ़ी टाइटली फिटेड कॉर्क इसके माउथ पे डालेंगे और उस माउथ से पास करेंगे एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। इस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में भी हम कुछ पानी डाल देंगे जिसका इनिशियल लेवल कुछ ये रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको 2 ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे, वायर मेश रखेंगे और नीचे से हम इसको बर्नर से हीट करना शुरू कर देंगे। जब ये बॉटल जो है ये हीट होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर पानी जो है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब उनके बीच की सेपरेशन बढ़ने लगेगी, वो एक्सपैंड होने लगेंगे। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना वैसे वैसे एक्सपेंशन भी बढ़ेगी। ये एक्सपेंशन हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें पता चलेगी विद द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन दिस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। तो जितना ज़्यादा लेवल राइज करेगा इस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में उतना ही ज़्यादा बेसिकली क्या बोलेंगे, उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, राइट। तो अब इसको भी थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर देखना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है। तो जब भी अगर हम मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो विद इन द लिक्विड दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, दे हैव इनफ स्पेस। तो जब हम उनको हीट करते हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स की और इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन भी इंक्रीज होता है। तो इनिशियली ऐसे होंगे, फिर ये थोड़ा एक्सपैंड करेंगे और हीट बढ़ेगी तो ये और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे एक तरह से, राइट। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनमें एक्सपेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो बीच में ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे विद इन द लिक्विड, राइट, एंड हेंस दे विल एक्सपैंड,
राइट। अब देयर आर फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस क्यूबिकल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, क्या है, बिल्कुल सिमिलर से हैं। तो पहली चीज, कितना कोई लिक्विड एक्सपैंड करेगा, तो पहली चीज कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है, तो ओरिजिनली जो हमने लिक्विड लिया था उसका वॉल्यूम क्या है, दैट इज V नॉट क्या है। दूसरा, कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, तो इनिशियली से 0 डिग्री था फिर T डिग्री हो गया, या इनिशियली से 1 डिग्री था फिर 10 डिग्री हो गया, तो कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है, कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। देन नेचर ऑफ द लिक्विड, कैसा लिक्विड है, क्या वो पानी है, क्या वो अल्कोहल है, क्या वो केरोसिन है, क्या है वो, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें अगेन क्योंकि क्यूबिकल एक्सपेंशन है, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन हमें पता है इट इज VT माइनस V नॉट इज इक्वल टू गामा V नॉट T। सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इज दैट क्लियर? तो समझ आ गया सबको? कोई डाउट हो तो यू नो वेयर टू कम, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक अ क्लास विद लर्नर हब स्वयं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब वही बात है कि अलग अलग लिक्विड्स है ना, तो वो सेम टेम्परेचर पर भी ना अलग अलग तरह से अलग अलग अमाउंट में एक्सपैंड होते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास 4 लिक्विड्स हैं, से ABC, वाटर, केरोसिन, अल्कोहल और बेंजीन, ठीक है, मैंने इन सब को ना एक ही बीकर में डाला है जिसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। अब तीनों का सेम अमाउंट है, ठीक है, इनका वॉल्यूम जो है तीनों का सेम है, लिक्विड डिफरेंट है, लेकिन हम जिस टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं वो भी सेम है। तो हम देखेंगे कि चारों ही लिक्विड्स में जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग होगी, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपैंड होगा वो कौन सा है, सबसे ज्यादा एक्सपैंड होगा बेंजीन, ठीक है, उससे कम एक्सपैंड होंगे केरोसिन एंड अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज सबसे ज्यादा एक्सपैंड होगा, ये उससे कम एक्सपैंड होंगे, और सबसे कम एक्सपैंड होता हुआ नजर हमें आएगा वाटर। इज दैट क्लियर? तो सिंपल था, कोई डाउट नहीं, अगर है तो पूछ लेना, राइट। तो जैसे हमने सॉलिड्स के केस में एप्लीकेशंस पढ़ी थी, लिक्विड के केस में भी एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें जो मेजर एप्लीकेशन है दैट इज विद द मर्करी थर्मोमीटर। तो होता क्या है कि सबको पता है थर्मोमीटर कैसा होता है, तो उसके बीच में क्या होता है, मर्करी होता है। तो एक एंड जो है वो यहाँ पर क्लोज्ड है, और दूसरा एंड है जिसमें जहां पर एक बल्ब है, और इस बल्ब में हमने फिल किया है क्या, मर्करी, ठीक है। तो मर्करी एक शाइनी सा, एक बेसिकली एक लिक्विड सा है, शाइनी सा है, ठीक है, लिक्विड ही मानेंगे। तो ये जो मर्करी है ना, ये एक्सपैंड होता है, ठीक है। जब किसी भी गर्म चीज के पास हम इस मरकरी को लेके जाते हैं या इस बल्ब को लेके जाते हैं, तो अंदर का जो मरकरी है वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। तो बीच में ये कैपिलरी ट्यूब होती है, तो ये मरकरी इस ट्यूब में राइज करता जाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही मरकरी आगे जाएगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाएगा, एक और डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो एक और डिग्री टेम्परेचर ऊपर जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो इट इज द मरकरी थर्मोमीटर। So this is one of the applications of thermal expansion in case of liquids that we use in our daily life। तो कभी भी फीवर होता है तो ऐसा मर्करी थर्मोमीटर ही हम यूज करते हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, right? So I hope this is clear. Now coming on to the thermal expansion in gases. So now coming on to the thermal expansion in gases. तो gases में क्या होता है, तो वैसे ही जैसे liquids हैं जिनकी एक definite shape नहीं है लेकिन volume जरूर है, तो वैसे ही अगर हम gases की बात करें, they do not have a definite shape but yes they do have a definite volume, right? So gases भी expand होती हैं जब वो heat होती हैं, and they expand much more than liquids and solids। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे कम expand होते हैं solid, उससे ज़्यादा होते हैं liquid, और सबसे ज़्यादा होती हैं gases, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो उनके पास बहुत सारा एरिया है भागने के लिए इधर उधर, राइट। सो इसलिए दे एक्सपैंड the most, right? So they do not have a definite shape, तो only cubical expansion is possible in case of gases। अब वही बात है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं, तो जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये वायलेंटली इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, और ऐसे वो अपना वॉल्यूम जो है उसको और बढ़ा लेते हैं,
राइट। अब इसी को समझने के लिए ना एक छोटी सी एक्टिविटी है, हमने ऑलरेडी ये की है, आई डोंट रिमेम्बर इस क्लास में या पिछले वाली क्लास में। तो जहां पर हम एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में एक बलून टाई कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये बलून जो है इसको रबर बैंड से लगा देंगे, ठीक है। और ये एक डिफ्लेटेड बलून है, ये फूला हुआ नहीं है, बस ऐसी एक बलून हमने लगा दिया और इस बॉटल में है क्या, एयर, ठीक है। और अभी तक हमने इसको हीट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, अब इस बॉटल को हम इस एक बॉइलिंग वाटर बाथ में रख देंगे और हम क्या देखेंगे कि धीरे 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 ये जो बलून है ना ये इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, अब अगर चाहे ये बॉटल खाली भी है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, बट स्टिल देयर इज सम एयर इनसाइड दिस बॉटल, राइट। अब क्या होगा कि जब हम इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे तो इसके अंदर की हवा जो है ना वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो गर्म होना शुरू हो जाएगी मतलब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से ना ऐसे दूर 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 भागना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसी चक्कर में वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो बलून है ना, ये यहाँ इस तरफ भी ये गैस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे और ये जो बलून है ये इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल, तो वही बात जो हमने अभी डिस्कस की कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक गैस के, वहां पर स्पेसिंग काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम उनको हीट करते हैं तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है और वो वायलेंटली इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, जिससे इनमें क्यूबिकल एक्सपेंशन देखी जाती है। तो बेसिकली इनका वॉल्यूम जो है वो और एक्सपैंड होने लगता है। Is that clear? Simple. Okay. Now coming on to the last topic of this chapter, that is the variation of density with temperature. तो अब density क्या होता है, सबसे पहले तो बताओ। density is equal to what? It is equal to mass upon volume. तो जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं ना तो mass remains unchanged, ठीक है। तो मास में ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चेंज जो होता है दैट इज वॉल्यूम। तो जब हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हाइल द मास रिमेन्स द सेम। तो क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो अगर यहां मैं 1/2 लिखूं और फिर मैं 1/4 लिखूं, राइट, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही डेंसिटी कम होती जाएगी। सो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब कि ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, यहां पर है 5, 6, 7, 8 मॉलिक्यूल्स और इसमें हैं 3 मॉलिक्यूल्स। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सोचो सोचो सोचो, सेम एरिया है, वहां है 8 मॉलिक्यूल्स और यहां है 3 मॉलिक्यूल्स। तो जहां पर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज सेड टू बी मोर डेंस एंड द अदर वन इज द लेस डेंस, ठीक है। बात समझ आई है, सिंपल है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस को हीट करेंगे तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, राइट। बट यहां पर भी ना एक छोटी सी एक्सेप्शन ये है कि अगर हम सॉलिड्स के केस में देखें ना तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, लेकिन एक्सपेंशन काफी निग्लिजिबल होता है। तो हम उस चीज को ना जाने दे सकते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी, जब भी हम एक सॉलिड को हीट करेंगे तो डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम एक लिक्विड या हम एक गैस को हीट करते हैं तो डेंसिटी काफी ज्यादा चेंज होती है। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? कोई डाउट है? आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, ठीक है। अब एक और चीज, अब है हमारे पास वाटर। हमने पढ़ा था ना वाटर का अनॉमलस बिहेवियर। तो जब भी इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होगी, राइट। और बियॉन्ड आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जब एक्सपैंड करना शुरू करेगा पानी तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सिंपल था, ओके। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you understood the concepts.
डाउट हो सो डोंट वरी, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और you can book your class with Learnohub Swayam. So I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, Learnohub मतलब free है पर best है.